जी। हरीश साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने मुझे ज्वाइन किया है। और हरीश साहब का जो रोमांस है वो लाइफ है, और लाइफ के बाद इन्होंने जो जिससे मोहब्बत की वो कारितास था, और कारितास के बाद कारितास और लोग। तो इनकी जो मैंने पिछले जो रिकॉर्डिंग्स की हैं उनमें बड़ी इनकी जो स्टोरीज हैं, उन्होंने कारितास के मतलब बताया, पाकिस्तानी कलीसिया के मतलब, और वो बड़े दिलचस्प थे। पर उन्हीं स्टोरीज से मैंने ये इनसे पूछा कि अगर ये अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं, जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज बहुत लोग बहुत दिलचस्पी से सुनना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। और क्योंकि हरीश साहब का तो कंट्रीब्यूशन लोगों के साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो मेरी दरख्वास्त पर इन्होंने कहा कि ज़रूर मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँगा। और ये बड़े ऑनेस्टली और बड़ी सादगी से और सीधी सीधी और सच्ची बातों के जरिए बड़ा आसान तरीके से जो बातें शेयर करते हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं। और मैं तो खुद उनसे बहुत सबक सीखता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं आती वो मैं उनसे सीखता रहता हूँ। तो हरीश साहब, शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। जी। तो कैसे जिंदगी शुरू हुई आपकी, और कहाँ से शुरू हुई? जिंदगी तो वैसे ही शुरू हुई जैसे सबकी होती है जी। लेकिन जब शुरू हो जाती है ना तो फिर फर्क पड़ता है कि क्या होता है। थोड़ा सा मैं बताऊं कि हमारे आबाओ अजदाद बाप की तरफ से हम जिम्मेदार लोग हैं और नारोवाल तहसील के हैं। हमारे जो बाप के परदादा थे लाहौरी मल जी, वो वहाँ के रहने वाले थे। फिर उन्होंने कुछ जमीन ली इधर लाहौर में रावी के साथ, बेगम कोट जिसे आज कहते हैं। तो फिर लाहौर वो 42 बीघे जमीन थी उनकी, तो वहां पे फिर वो शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे जो थे वो सब पढ़ लिख के, तो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं की। अच्छा। और आपको हैरत होगी कि वो जमीन जो यहाँ थी वो मेरे बाप की दादी जो थी वो उसे लुक आफ्टर करती। अच्छा। हाँ। और लेकिन मेरे बाप के दादा वो छोटी उम्र में मर गए थे, उनके बाप भी छोटी उम्र में मरे थे। सिर्फ लाहौरी मल साहब ने, जो उनके परदादा थे, वो काफी देर जीते रहे। अच्छा। और नानकों की तरफ से। और हाँ, दूसरी बात ये कि ये हिंदू फैमिली से क्रिश्चियन हुए थे। ये वो जमाना था कि जब ये प्रेस्बिटेरियन जो थे स्कॉटलैंड से और अमेरिका से, देवर इन सियालकोट रीजन, और ये नारोवाल, पसरूर, ये इलाके जो थे इनमें उन्होंने बहुत काम किया। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि लाहौर डायसिस और कैथोलिक चर्च भी उसी इलाके से शुरू। सबसे पहला जो मिशन स्टेशन था वो साउवाल था। जी जी जी, ये मुझे पता है जी। हाँ, साउवाल था, जो आजकल बंद हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आडा जो था वो सेंटर बना था। तो ये इलाका जो है ये बड़ा, तो उस हिसाब से ये जो लोग थे ये क्रिश्चियन हुए। और माँ की तरफ से हमारे जो माँ के दाद के जो थे वो लाहौर के थे, और इनके जो दाद के थे वो दो भाई थे, वो मुसलमान थे, सैयद तालिब हुसैन और आशिक हुसैन। आशिक हुसैन ने अपना नाम आशिक उल्ला रखा और वो क्रिश्चियन हो गए। तालिब हुसैन उनको छोड़ के चले गए, और ये दोनों भाई अलग, दोनों गवैये थे। अच्छा। ये पक्के राग गाने वाले थे, बड़े जबरदस्त। और साईं आशिक उल्ला जो थे उन्होंने पादरी ठाकर दास को सितार बजाना सिखाया था, जो नौलखा चर्च के पादरी थे। उस जमाने में मास्टर रलिया राम, पादरी ठाकर दास और साईं आशिक उल्ला और मेरे नाना मुंतजिर, इनका बड़ा एक गठजोड़ होता था। म्यूजिक के हिसाब से ये लोग इकट्ठे होते थे, और बहुत सी इन्होंने गीतों की तर्जें जो हैं गजलों की बनाई हैं। ज़बूर तो पहले ही बन चुके थे, क्योंकि वो आपको पता होगा कि आईडी शहबाज साहब के साथ, उनके साथ जो अंग्रेज थे वो उन्होंने ट्यूनें इनके साथ मिलके बनाई थी, और वो बड़ी जबरदस्त असली ट्यूनें। ये एक बैकग्राउंड है। और मेरे जो वालिद थे
उनके वालिद बड़ी छोटी उम्र में मर गए, तो वो 2 बहन भाई थे। तो वो अपने सुतेले बाप के साथ अंबाले में, उनको क्योंकि दादी वहां चली गई थी, वो अंबाले के थे, मिस्टर मैक्यून, तो वहां चली गई। लेकिन हमारा जो मेरे वालिद थे, उनको वहां रहना पसंद नहीं आया, और वो अपनी बहन को लेके, वो 10 साल के थे, अपनी बहन को लेके लाहौर भाग आए अपनी दादी के पास। अंबाला कहाँ पे? इंडिया में। अच्छा, इंडिया में, ठीक है ना। तो ये लाहौर आ गए और पादरी ठाकर दास के पास आए, क्योंकि दादी जो थी उस वक्त, वो जो इलाका था जहाँ आजकल नौलखा चर्च है लाहौर में, ये बहुत बड़ा इलाका था, इनके बहुत बड़ी जमीन थी और वहां पे एक सराय भी थी। तो दादी वहां रहती थी और वहीं से वो मज़ारों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह देती थी जो उनकी जमीन पे काम करते थे, और ये वहां पे आ गए। तो मेरे वालिद की एजुकेशन रंग महल हाई स्कूल में हुई, वहां से उन्होंने मैट्रिक किया था। और मेरी फूफी जो थी, उन्होंने कनेट स्कूल जो है वहां से उन्होंने मैट्रिक किया था। और मेरे वालिद को एफसी कॉलेज में जॉब मिली आफ्टर मैट्रिकुलेशन, क्योंकि वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे। ठीक है। दादी चाहती थी कि वो करें, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको एफसी कॉलेज में, उस वक्त एफसी कॉलेज की अभी वो बुनियादें रखी जा रही थी, और कुछ काम हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। और मेरे वालिद ड्राफ्ट्समैन भी थे, तो इन्होंने काफी काम उसमें भी किया। और जो इसका नक्शा है एफसी कॉलेज का, उसमें उनके हाथों की लकीरें भी हैं जो उन्होंने लगाई थी। अच्छा। फिर वहीं पे उनको घर भी मिला, और फिर वहीं उनकी शादी हुई। और हम 4 भाई थे, मुझसे 2 बड़े थे, मैं तीसरा, और फिर मेरा छोटा भाई जो आजकल फ्रांस में है। हम चारों थे। और उस जमाने में मिशनरी जो थे, ये जमीनें दे रहे थे, गांव आबाद कर रहे थे। आपको पता होगा कि 18वीं सदी के एंड में और 19वीं सदी के 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरू में ये काफी गांव आबाद हो रहे थे। जी। तो नैनीताल में मेरे वालिद को भी जमीन मिली, मेरे नाना को भी जमीन मिली, और ये काम तो एफसी कॉलेज में करते थे। तो नाना जो थे वो अपने बेटों के साथ, वो कहते थे कि हम जमीन पे रहेंगे नैनीताल में, तो वो वहां चले गए। अब मैं उस वक्त 2.5 साल का था और मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, और गर्मियों की छुट्टियां थी, और मेरे वालिद 2 नए बैल लेके तो ये नैनीताल चले गए। अब जमीनों पे गर्मियों की छुट्टियां थी, एफसी कॉलेज में हम रहते थे, और ये वहां गए। और वहां पे इनको तो इस बात का इल्म नहीं था कि बारिशें जब होती हैं, ये जुलाई अगस्त में, वो नैनीताल चूंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ इतनी शदीद बारिश होती है कि पूरे सैलाब आते हैं और 20-20 फुट तक पानी जो है वो चढ़ आता है। वो जो पहाड़ों पे बारिश होती तो वो जी। तो वहाँ ये हुआ, वहाँ फ्लड आया, मेरा बाप और मेरा भाई दोनों डूब के मर गए। उस वक्त मैं 2.5 साल का था और मेरा छोटा भाई 1 महीने या 1.25 महीने का था। वो मर गए, और बड़ी मुश्किल से मेरे नाना, और वो ये कहानी है, मैं उसके बीच में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे पुल अबूर कर रहे थे वगैरह वगैरह। एनीवे, तो उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, तो फिर नाना भी सब कुछ छोड़ के, वहां से जमीन उसी तरह छोड़ के, तो वो भी लाहौर आ गए और एफसी कॉलेज आ गए। और 1 महीने के बाद जो मुझसे बड़ा भाई था वो भी मर गया। उसने अपने बाप का, भाई का इतना गम किया, कहते हैं, मेरी माँ बताती और सब बताते हैं कि वो बहुत बहुत प्यार करता था, मतलब हमारा बाप हमें बहुत प्यार करता था। तो वो उस गम में वो मर गया। जब वो मरा है, हमारा बाप मरा है, तो माँ हमारी वो बेवा होगी, और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो शायद, क्योंकि बहुत छोटी, वो 14 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। उस जमाने में तो आपको पता है जल्दी शादियां होती। तो जो बड़ा भाई था वो 10 साल का था जब वो मरा है, और आप अंदाजा कर लें कि वो 25-26 साल की होंगी या 27, हाँ इतनी थी उम्र जब वो बेवा हो गई। और वो बेवा हुई, और उसके बाद
उन्होंने दूसरी शादी की और वो हमारे नाना नानी की मर्जी के खिलाफ की और उस वजह से उनको एफसी कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनको एफसी कॉलेज छोड़ना पड़ा। अगर वो शादी ना करती तो जो वाइस प्रिंसिपल थे उस वक्त के, डॉक्टर सिंक्लेयर, उन्होंने कहा था कि जब तक हेलन, जो मेरी माँ का नाम है, वो चाहेगी वो अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकती है और हम उसके बच्चों की पढ़ाई का पूरा ख्याल रखें। याद रखें कि मैं प्रोटेस्टेंट खानदान से हूँ, खालिस। अच्छा। ये जो कुछ है ये सारा ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की था सब कुछ। एनीवे, वो माँ ने जब शादी की तो वहां से हमें जाना पड़ा। तो माँ जब अलहदा हुई तो मैं माँ के साथ नहीं गया, लेकिन छोटा भाई चूंकि छोटा था वो माँ के साथ चला गया, उसको जाना पड़ा। और ये इत्तेफाक है कि मैं बहुत कम अपनी माँ के साथ रहा हूँ, ज्यादा अरसा मैं माँ से अलग ही रहा। पहले नाना नानी के साथ रहा, फिर उसके बाद फिर वहां से हम निकले, क्योंकि जब हमारी माँ निकली तो फिर वो घर वगैरह हमसे ले लिया गया। तो हमारे नाना जो थे, हम एक और जगह मुजंगचुंगी में एक घर किराए पे लिया, तो वहां सब आ गए। तो वहां माँ भी आके हमारे साथ, और वो जो उनके नया खामिद था, जो हमारा सुतेला बाप, उसके साथ वो भी वहां आ गए। लेकिन मुझे वो बाप बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं फिर भी उसके साथ नहीं। उन्होंने वहां अलग घर लिया, लेकिन मैं वहां भी नहीं रहना चाहता था। फिर यूं हुआ कि वहां से जो हमारे सुतेला बाप था उसको ट्रेनिंग के लिए सरगोदे में, क्योंकि वो पुलिस में उसको नौकरी मिल गई थी। अच्छा। तो वहां पे थानेदारों की ट्रेनिंग जो थी वो सरगोदा में पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल था, वहां पे उनको जाना पड़ा। तो हमारे नाना नानी वहां से निकल के हम सबको लेके तो वो आ गए मुस्लिम टाउन में, एक जगह थी वहाँ, एक बड़े, उस जमाने में तो इतने लोग नहीं, इतनी आबादी नहीं थी। तो हमें वो एक अच्छी सी जगह मिल गई। वहाँ पे कुछ घर थे एक ही सीध में, कोई दाद मंजिल उसे कहते थे। वहाँ हमारे नाना नानी, हम उनके साथ, और हमारे नाना जो हैं वो रंग महल हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे। ये गर्मियों की बात है और मैं शायद उस वक्त 6 साल का हूँगा, 6 का। हाँ, तो किस साल में, तकरीबन किस साल में? 1950 में। 1950 में। अच्छा, 1950 में। और ये फिर गर्मियों की छुट्टियां थी और हम अपनी माँ के साथ, मैं, मेरा छोटा भाई और एक हमारा तीसरा भाई भी था जो हमारा सुतेला भाई है, हम तीनों थे। तो हम एफसी कॉलेज कोई उनके जानने वाले थे हमारी माँ के, वहां हम डे स्पेंड करने गए। अच्छा। तो जब हम वापस आए शाम को तो घर खुला था और एक खत पड़ा था मेज के ऊपर डाइनिंग टेबल पे, और उसमें लिखा था कि हम खुदकुशी कर रहे हैं। तो मेरे नाना नानी और 3 मामू जवान थे, वो उन 5 ने खुदकुशी की और वो मर गए। और उस वक्त आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल। उस वक्त आप 6 साल के थे? हाँ, उस वक्त मैं 6 साल का था। फिर वहां से हम सरगोदे, हमें जो सुतेला बाप था हम सबको ले आया, हम वहां रहे। वहां से जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो फिर हम साहिवाल, उनकी पोस्टिंग हुई, हम वहां चले गए। वहां से हमारी असल तबाही शुरू होती है। जब हमारा चौथा भाई, हमारी माँ प्रेग्नेंट थी, तो वो जो बाप था हमारा वो छोड़ के हमें चला गया और हम बड़े बेसरो सामानी के आलम में बेआसरा वहाँ पे हम रहे। और वो वक्त थे जब हमारी जो मदर थी वो उस वक्त उनकी प्रेगनेंसी जो थी वो फुल प्रेगनेंसी थी। तो इत्तेफाक से वहाँ मिशन हॉस्पिटल था, वहाँ कोई ऐसी खातून थी जो मेरे नाना को बड़ी अच्छी तरह जानती थी, जो वहाँ की मेट्रन थी। उनको किसी तरह हमारी माँ ने कांटेक्ट किया, वो उनको हॉस्पिटल ले गई, वहाँ वो हम सबको ले गए। वहाँ जो क्वार्टर्स होते हैं जिसमें वो मरीजों के लाकीन आके रहते हैं, वहाँ में उन्होंने रखा और ये हमारा चौथा भाई पैदा हुआ
और उसके बाद जब वो पैदा हो गया और अब हमें वहाँ से जाना पड़ा, तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर हमारे कोई जानने वाले थे हमारी माँ के, उनके पास हम आके रहे, कुछ दिन हम वहाँ रहे। फिर उन्होंने हमें कहा कि जी आप अपना बंदोबस्त कीजिए, हम तो नहीं रख सकते। अब 4 बच्चे थे माँ के, और माँ को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। देखें कैसा इत्तेफाक होता है। फिर उनके कोई जानने वाले मिले उनको, वो हमें लेके आए मुस्लिम टाउन में ही। वहाँ बस्ती थी गरीबों की, उस बस्ती में एक झोंपड़ी थी खाली, जिसमें हमें उन्होंने रखा। हम एक झोंपड़ी में हम 5 जने थे, मतलब 4 भाई हम और हमारी माँ, और उसी में हम रहते थे। और जैसे दिन गुजरे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो छोटा था, लेकिन मैं सोचता बहुत था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। दरबदर थे हम। उसके बाद इत्तेफाक से फिर देखिए ये कैसा इत्तेफाक है कि हमारी माँ को एक शख्स मिला, और वो शख्स वो था जो किसी जमाने में हमारे घर नौकर था। अच्छा। उसकी माँ, उसके भाई, सब पूरी फैमिली जो हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स थे उसमें वो रहते थे, और वो वहाँ पे वो मिला माँ को। तो उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि आपके साल में। वो हमें फौरन सबको उठा के तो अपने घर ले गया। तो उसके भाई का एक कमरा था जिसमें सिर्फ कबूतर रखे हुए थे। उसने वो सारे कबूतर उड़ा दिए, उस कमरे को साफ किया, और वो कमरा उसने हमें दिया। और हमारी माँ को कहने लगा कि बेगम साहब ये आपका कमरा, आप जब तक चाहें यहाँ रहें। जस्ट इमेजिन कि कैसे ऐसे भी लोग होते हैं। अब रोटी का तो जाहिर है हमारी माँ तो कुछ नहीं करती थी, तो पड़ोसी हमें खाना देते थे। मुझे याद है कि हमारे पड़ोस में एक औरत थी, वो भी बेवा थी, उसके 2 बच्चे थे। वो कहीं काम करती थी और उसकी एक बकरी थी। तो वो रोज शाम को अपनी बकरी का दूध हमें लाके देती थी, और साथ वो रोटियां भी, 2-3 रोटियां भी होती थी। कुछ और लोग भी वहां थे जो हमें ऐसे खाना देते थे। ये कुछ दिन सिलसिला चला। अब देखिए ये होता है कि दुनिया में लोग मिलते रहते हैं, दुनिया रुकती नहीं है, और ये जो लोगों का चलना फिरना, ये इंसानों को इंसानों से मिलाता रहता है। और फिर यूं हुआ कि एक हमारे मामू का दोस्त, जो उनका क्लास फेलो था, रंगमहल स्कूल में वो इकट्ठे पढ़ते थे, वो किसी तरह उसको पता लगा कि हम यहाँ हैं। वो आया हमारे पास और मुझे अपने साथ ले गया कि मेरा जो बड़ा भाई है, हम काम करते हैं खैरात का। खैरात होता है वो जो लकड़ी की वो खूंटियां बनाते हैं। जी। हाँ, तो मैं इसको वो काम सिखाऊंगा। अब आप देखें कि क्या था। जब हम वहां थे ना, ये मुस्लिम टाउन की बात है, गार्डन टाउन में हम थे उस वक्त। और गार्डन टाउन का ये वो इलाका है जहां अब नया गार्डन टाउन बना है और यूनिवर्सिटी जो बनी है। जी। ये यूनिवर्सिटी का वो जंगल है जहां मैं जाके तो लकड़ियां चुन के लाता था, और जब मैं वो लकड़ियां लाता था तो हमारे घर में आग जलती थी। और मेरा ये काम होता था, सुबह सुबह लोग जाते थे, बच्चे जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। और ये सारा इलाका उस वक्त ये जंगल का इलाका था, तो वहां से मैं लकड़ियां लेके आता था। और मुझे वो अच्छा भी लगता था, मुझे दुख भी होता था। एक चीज जो मैं खास वहां करता था, वो जो कबूतर थे वो गए नहीं थे, वो आके तो छतों पे बैठ जाते थे। अच्छा। तो मैं उनको दाना देता था और उनकी जो जगह थी वो साफ करता था, और छत पे जाके मैं दुआ किया करता। मैं रो रो के बहुत रोता था, और मैं खुदा से कहता था कि ये क्यों तूने हमें, ये किस मुसीबत में डाला। खैर, ये हर इंसान की जिंदगी में शायद ऐसे वक्त आते हैं, लेकिन हमारे वो आए। तो मैं उस वक्त भी, मुझे तो पता नहीं था कि क्या है, लेकिन मैं ये जानता था कि माँ बातें करती थी, माँ सिखाती थी। माँ ने 23 ज़बूर सिखाया था, रसूलों का अकीदा, बाइबल में से जो और आयतें थी वो सीख।
हम आए, हमारे बाप की दुआ और ये। तो मैं वहाँ दुआ बहुत करता था और रोता था। और फिर उसके बाद उन्हीं दिनों में ये शख्स आया तो कहने लगा मेरी माँ को कि बहन ये बेटा मुझे दे दे, मैं इसको कारीगर बनाऊंगा। और वो मुझे अपने साथ ले गए। और मैं वहाँ पे, असल में उनका भाई था जो वो काम करता था, उसके 4 बच्चे थे। मैं उनके बच्चों की देखभाल करता था और उनके बर्तन वगैरह साफ करता था, घर की सफाई करता था। वो खैरात का काम तो मुझे उन्होंने कोई ऐसा सच नहीं सिखाया, ना सिखाने का कोई बताया। तो वो बस मैं समझता था कि यही जिंदगी है। लेकिन मैं फिर भी वहां भी जाके तो मैं चोरी चोरी छत पे चला जाता था और जाके वहां पे मैंने घुटने टेक के तो फिर मैं रो रो के दुआएं करता था कि खुदाया ये क्या है सब। तो एक दिन क्या हुआ, ये मुझे वहां पे आए हुए कि 2-3 महीने हुए होंगे, 3 महीने हुए होंगे। वहां मैं गली में उनके बच्चे को लेके फिर रहा था, क्योंकि वो भी मेरा काम था कि बच्चा जब रोता था तो मैं उसको लेके गली में जाता था। तो मैं उसको गली में लेके फिर रहा था तो 2 मियाँ बीवी आए। मैंने देखा कि बड़े अच्छे ड्रेस्ड अप थे, वो साड़ी खातून ने पहनी थी, साथ वो आदमी था। तो वो खड़ी होके तो मुझे देखती जाए तो मुझे कहने लगी कि तुम विली के बेटे हो। विली मेरे बाप का नाम था। तो मैं जवाब देने की बजाय मैं रोने लग पड़ा। खैर उसने मुझे बड़ा प्यार किया और वो फौरन आई उस घर में जहाँ मैं था। तो उनको कहने लगी कि मैं इसको ले जा रही हूँ, ये मेरे भाई का बेटा है। वो मेरी फूफी थी। और वो कहने लगा जी कि कैसे आप ले जा सकते हैं, जब तक इनकी माँ नहीं कहेगी तो मैं तो नहीं इसको जाने दूंगा। कहने लगे ठीक है। तो फिर दूसरे दिन मेरी माँ और फूफी और मेरा फूफा, ये तीनों फिर आए। और फिर माँ ने कहा मैं इसको ले जाना चाहती हूँ। फूफी ने हमें ढूंढा, उसने हमें ढूंढा। वो तो बहुत अच्छी बात, मैं तो सोचता था कि खुदा ने मेरी दुआ सुनी, बहुत जबरदस्त बात थी। वो तो बाद में मुझे समझ आई कि वो सब कुछ क्या था। खैर वो उस वक्त तो हमें बड़ी सख्त जरूरत थी जी। उसने मेरी माँ को, हम तीनों भाइयों को, 4 भाइयों को उसने हमें संभाल लिया। और जो तुम्हारा चौथा भाई जो सबसे छोटा था राजू, उसको लेकिन उससे पहले ये कि जब हम वहां गए उनके घर में, तो मुझे उन्होंने सबसे पहला जो काम किया दूसरे तीसरे दिन ही, ये सितंबर का महीना था, स्कूल वगैरह खुल चुके थे, तो मुझे वो डॉन बॉस्को स्कूल जो है वो ले आई और वहां ला के मुझे दाखिल कर दिया। अच्छा। पहली जमात में, क्योंकि मैं तो कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि वो कुछ हफ्तों के बाद मुझे उन्होंने दूसरी में भेज दिया कि नहीं, क्योंकि वो ये था कि मेरी नानी जो थी वो मुझे पढ़ाती होती थी। उन्होंने मुझे गिनती भी सिखाई, जमा तफरीक के सवाल भी सिखाए, उन्होंने उर्दू पढ़ना मैंने उनसे सीखा था। और मैं अब ये उस वक्त मेरी उम्र जो होगी वो तकरीबन कोई 9 साल की थी जब हम अपनी फूफी के पास आए हैं। और जब मैं दूसरी में गया तो उन्होंने फिर 1 महीने के बाद मुझे तीसरी में भेज दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये उनसे बेहतर है, तो मैं तीसरी जमात में मैं चला गया। ये सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू की बात है। मैं अब हम फूफी के पास रहने लगे और मैं अपने जो छोटा भाई था ना, सबसे छोटा, उसको मैं बहुत प्यार करता। राजू को मैं बहुत प्यार करता। उसको मेरी माँ हॉस्पिटल में छोड़ के आने लगी थी। अच्छा। तो मैं वहां से मैं इतना चिल्लाया रोया कि नहीं, इसको हम नहीं छोड़ के जा सकते, इसको तो मैं लेके जाऊंगा।
तो सब उसे बड़ा मुझे समझाए भी, मैं को नहीं, तो जो कॉट थी ना जिसमें वो रखा हुआ था, हाँ, जी, जी। मैं तो उसको पकड़ के तो बड़ा मैंने शोर किया। तो जो मेट्रन थी वो आई, कहने लगी कि मेरी माँ को कि हम इस तरह नहीं रख सकते, आप इसको ले जाएं। तो वो मैं उसे बड़ा प्यार करता था। तो एक दिन जब मैं स्कूल से आया, थोड़े दिनों की बात थी कि जब स्कूल से आया तो वो नहीं था। तो मैंने पूछा माँ से कि वो कहाँ है, राजू कहाँ है? तो कहने लगी कि हमने तो वो दे दिया है। मैंने कहा क्या मतलब, किसको, क्या? हमारी फूफी की कोई अजीज थी, दूर की कोई रिश्तेदार थी, किस तरफ से मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहती कि हमारे वो रिश्तेदार थे। और वो मुझे बाद में पता लगा कि वो रिश्तेदार कमल फिरोज है ना, जो बहुत ये शादाब के जो उनकी वो खाला थी। अच्छा। उनकी खाला को वो राजू जो है उन्होंने दे दिया और उन्होंने उसको लेपालक बना लिया अपना। उसका चैप्टर खत्म हो गया, हमसे वो अलग हो गया। जब दिसंबर का महीना खत्म हुआ तो हमारी फूफी ने मुझे और मेरे छोटे भाई को कसूर बोर्डिंग में भेज दिया। वहां हमारा दाखिला हो गया। लड़कियों का स्कूल था, तो मैं तीसरी में दाखिल हुआ और मेरा भाई वो पहली में था। हम दोनों भाई वहां दाखिल हो गए और वहां 3 महीने बाद फिर वो मार्च के इम्तिहान थे और उसमें मैं चौथी में चला गया। लेकिन चूंकि वहां चौथी में लड़के नहीं पढ़ सकते थे, तो वहां लवेलनाबाद में एक और प्रोटेस्टेंट स्कूल था, बोर्डिंग था वो भी। तो मैं वहां पे मुझे भेज दिया और मैं वहां चला गया। मैं वहां बोर्डिंग में था, मेरा भाई छोटा वो यहाँ बोर्डिंग में था और हम वहां। पढ़ाई में मैं ठीक था, बाइबल का मुझे बड़ा शौक था। तो वहां पे 6ठी 7वीं के लड़के भी जो होते थे, मैं उनसे ज्यादा मैं होशियार था बाइबल में, खास तौर पे। पढ़ाई में भी मैं काफी ठीक था। और वहां मैंने जब चौथी की, तो जब चौथी करके मैं वापस आया तो घर की हालत कुछ अजीब थी। माँ तो जा चुकी थी, माँ चली गई थी, उसने एक और शादी कर ली थी। अच्छा, वो चली? अच्छा, हाँ, वो चली गई। और जो हमारा तीसरा भाई सुतेला भाई था छोटा, उसको वो साथ ले गई। अब मैं और मेरा भाई हम दोनों अपनी फूफी के पास थे। अच्छा। अब हमने देखा कि जो सूरत हाल थी वो जो उनके कहना चाहिए कि जो जिस तरह वो हमारे साथ सलूक करते थे, उनका सलूक कुछ बदलता नजर आया। कुछ अजीब सा हुआ, सख्ती करते थे और काम करो। हमारी फूफी का एक प्राइवेट स्कूल था, तो स्कूल का सारा काम मैं और मेरा भाई करते थे, सफाई करते थे और बेंचेस वगैरह लगाने और ये। लेकिन मुझे डॉन बॉस्को स्कूल में दाखिल करवाया। ये मेरी फूफी का एक इतना बड़ा एहसान है कि जो मैं उन तमाम तकलीफों के बावजूद, उस तमाम सलूक के बावजूद जो उन्होंने हमारे साथ किया, मैं ये उनका बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ। इससे बड़ा कोई एहसान नहीं। वो हमें ये पता लगा कि जो जमीन थी हमारी बारादरी रावी के किनारे, वो जमीन हमारा बाप किसी को रहन रख के दे के चला गया था। अच्छा। जब उसने वो बैल खरीदे थे तो वो उसने उन पैसों से खरीदे थे। हमारी फूफी और हमारे फूफा को ये था कि कागजात जो थे वो हमारी फूफी के पास थे, लेकिन वो जमीन ले नहीं सकती थी। सिर्फ हम दोनों भाई उसके वारिस थे, क्योंकि वो जद्दी जमीन थी, विरासत थी, वो विरसे में थी। तो वो बेच नहीं सकता, हमारा बाप बेच नहीं सकता था उसे, और हमारा हक था। तो हम चूंकि नाबालिग थे तो हम उसका दावा नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें रखा हुआ था कि जब इनकी उम्र होगी तो हम उनसे, इनके जरिए वो जमीन जो है वो ले लेंगे। ये तो बहुत बाद में मुझे पता लगा कि ये उनका, लेकिन जो उनका सलूक था ना, वो इस कदर बेरहमाना था कि मैं वो बातें यहाँ नहीं करना चाहता। मैं वहां भी बहुत रोया हूँ, बड़ा रोया, बहुत दुख हुआ वहां। लेकिन जब मैं स्कूल आता था तो वो सबसे बेहतरीन वक्त होता था मेरी जिंदगी का। इतना अच्छा वक्त होता था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। अपनी जमात में फर्स्ट आना, ये डॉन बॉस्को की तारीख का एक ही वाहिद बच्चा था जिसने
5वीं जमात में स्कॉलरशिप लिया था गवर्नमेंट से, और वो मैं था, मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो फादर लुडोल्फ थे, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो वो जाने लगे तो फादर एंड्रू, फादर इंद्रियास वो आए। उन्होंने, फादर लुडोल्फ ने खास तौर पे मुझे मिलवाया कि इस बच्चे का ख्याल रखना, ये बड़ा लायक है। और ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, और मेरी फीस, कपड़े वगैरह भी वो देते थे। और उस जमाने में घी वगैरह आता था, और वो पाउडर मिल्क आता था, पनीर, तो वो मुझे डब्बे देते थे, तो मैं लेके अपने घर जाके अपने फूफा को देता था, वो बड़ा खुश होता। जब तक उनके वो मिलते रहे, वो बड़ा मुझे बड़ा अच्छा समझते थे। जब वो खत्म हो गया सिलसिला, तो फिर वही गाली गलोच, मार कुटाई और इस किस्म की बड़ी चीजें। मेरे भाई को एक दफा उन्होंने इस कदर मारा कि वो आज भी हकलाता है। उसको जब वो मारा उन्होंने, तो वो खौफ से वो काफी देर तक तो वो बोला नहीं, और फिर जब वो बोला तो फिर वो हकलाने लगा, और अभी तक वो हकलाता है। और उसको कोई चीज का डैमेज हुआ, हाँ जी, वो पंप होता है ना, पंप का जो पाइप होता है, हाँ जी, पहले वो हवा भरने वाला जो उस पाइप से उनको। एनीवे, ये ऐसी बातें तो मैं अब कर रहा हूँ, मुझसे रुक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ इस तरह हुआ जी। और फिर हम ढूंढने लगे कि हमारी माँ किधर है। मैंने जो क्लूज थे मैंने जाके ढूंढे, और देखें, मैं उस वक्त 5वीं जमात में था, और 5वीं जमात में मैं था, फिर मैं 6ठी में चला गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 5वीं से 6ठी जमात तक ये 2 साल जो थे, सारे घर का सौदा मैं अकबरी मंडी से जाके लेके आया करता था, पूरे महीने का। उसमें आटा, दालें, मसाले सब कुछ होता था, और वो मैं लेके बड़ा हिसाब करके तो टोंगा करवा के मैं फिर लेके आता होता। ये मेरा महीने का काम था। आप देखें कि उस वक्त इतनी छोटी उम्र के बच्चे जो थे वो कैसे काम करते थे, और हमें सब कुछ पता था, और वो मैंने किया। और उसके साथ और बहुत काम, और बहुत ताने और ऐसी बातें सुनी कि बड़ा दिल फट जाता है आज भी याद करके। एनीवे, वो गुजर गया जमाना। अब क्या हुआ कि जब वहां पे हम थे, तो फिर माँ को ढूंढा, और माँ को हमने बताया कि ये स्कूल में सबको पता था कि हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि उससे पहले हमने एक कोशिश की भाग जाने की। हम दोनों भाई भाग गए, और भाग के हम कहाँ गए? स्कूल चले गए। अच्छा, फादर एंड्रू ने हमें कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें संभालूंगा। इतने में मेरे फूफा और हमारी फूफी और उनकी बेटियां वो सब आ गई। उन्होंने आके फादर की इस कदर बेइज्जती की कि वहां पे एक मास्टर थे, मास्टर सुंदरदास। उन्होंने फादर को कहा कि जिसको भेज दो, इन बच्चों को भेज दो, क्योंकि ये बेइज्जती करें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उन्होंने हमें कहा कि भाई तुम चले जाओ इनके साथ। खैर, हम आए, और हमारी उन्होंने खासी दुर्गत बनाई वो। और उसके बाद ये हुआ कि हमें स्कूल से उठा लिया गया। और उस वक्त ये इन्फ्लुएंजा का दौर शुरू हुआ था, और छुट्टियां हुई थी गर्मियों की। और ये 1957 की बात है, ये गर्मियों का जमाना था, और जून का महीना, और स्कूल 1 महीना पहले बंद हो गए थे। लेकिन सारे टीचर, वहां पे एक टीचर थे मिस्टर बशीर, वो थे पीटी मास्टर थे, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे। मेरे मास्टर थे 5वीं के, 6ठी में भी वो मेरे टीचर रहे थे, मिस्टर बरकत मसीह साहब। वो उन सबको, उन्होंने भी माँ को ढूंढ के वो लाए। अच्छा, वो माँ को ढूंढ के लाए, मुझे पैगाम पहुंचाया कि मेरी माँ आई है, तुम मिलो आके। और मुझे घर से निकलना हमारा बंद था, क्योंकि 1 हफ्ता पहले हम पहले भागे थे। अब बड़ी सख्त कदगन थी। बहरहाल मैं किसी तरह भागा, आया, माँ को मिला, और माँ को कहा कि तू रुक यहाँ पे, मैं भाई को लेके आता हूँ। जब भाई को लेने में वापस गया, तो उन सबको शक हुआ कि वो यहाँ पे आए हैं। अब हमारा घर आगे और पीछे 2 सहन थे,
और ये जगह है सेंट एंड्रूज चर्च है लाहौर में, एम्प्रेस रोड के ऊपर। उसके साथ वाला घर जो था, वो कोठी थी, वो उनकी थी। अच्छा। तो मैंने अपने भाई को कहा, छोटे को, मैंने कहा भाई चल हम भाग चलें, अब वक्त है, माँ हमारा इंतजार कर रही है वहां पे। तो वो कहने लगा मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले उस बेचारे को उसके साथ हुआ था कि हमें वो पकड़ के ले आए थे। बड़ा मैं उसकी बड़ी मिन्नतें की। खैर वो ये किया कि मैं जबरदस्ती उसको, मैंने कहा कि ये लास्ट है, अगर अब हम गए तो ठीक है, वरना हम सारी उम्र यहाँ मर जाएंगे। वो माना। हम दीवार थी चर्च और घर के दरमियान, हम लोग दीवार कूदे। वो कूदे तो मेरे भाई की जो चप्पलियां थी, स्लीपर्स, वो उधर रह गए। मैं दोबारा वापस किया और मैं चप्पलियां लेके आया। ये चीजें जो है ना, ये ऐसी हैं कि जो बड़ी अभी तक मुझे याद है। बस फिर हम भागे। जब हम भागे, हम स्कूल पहुंचे। स्कूल वहां पैदल आ सकते थे, वो ज्यादा दूर नहीं था, एम्प्रेस रोड पे ही था। तो मास्टर बरकत बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ तो चली गई हैं। तो वो जो मास्टर पीटी थे, जो मिस्टर बशीर, वो वहां थे। तो उन्होंने वो कपड़े बदलने लगे थे, क्योंकि वो स्कूल का कुछ काम जहां से वो आए थे, कहने लगे मेरे साथ चलो, दोबारा कपड़े पहने और फौरन हमें लेके। तो उस वक्त एक लड़का था, तनवीर उसका नाम था। वो उनकी फैमिली के, उनकी फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात थे। वो मुसलमान था, लेकिन बहुत अच्छा शख्स था। उसने भी हमें वहां से भगाने में हमारी बड़ी मदद की। वो टोंगा लेके आया, हम उस पे बैठे, मास्टर पीटी हमारे साथ बैठे और तनवीर आगे साइकिल पे आगे आगे था। हमें ये पता था कि वो इचरे में रहती। हम इचरे चल पड़े और देखें, हमें पता भी नहीं कि इचरे में वो कहाँ रहती। अब देखें प्रोविडेंशियल क्या चीज होती, प्रोविडेंस क्या है। हम टोंगे पे जा रहे हैं और हम जब शमा सिनेमा के पास वो जो पुल है ऊपर क्रॉस किया, तो आगे एक टोंगा जा रहा था, तो उसमें हमारी माँ जा रही थी। वहां पे फिर हम इस माँ के सुपुर्द किया उन्होंने, और वो चले गए। और उस वक्त 2 महीने की छुट्टियां हो गई थी। और जिस शख्स से माँ ने अब शादी की थी, वो इंतहाई बुरा शख्स था, शराबी था, जवारी था, और आप यूं समझ लें कि हर किस्म का जुर्म जो है वो उसने किया हुआ था। He was an history sheeter, उसके बारे में समद्दा उसका नाम था। बड़ा मशहूर किला गुजर सिंह का वो बदमाशों में से गिना जाता था। ये मुझे नहीं पता कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारी माँ उनके हत्थे कैसे लगी, क्या हुआ। लेकिन उस शख्स का वजूद जो था, वो हमारे लिए एक ढाल साबित हुआ। ये जो हमारा फूफा था, उसको जब पता लगा कि उसके पास है, तो उसने बिल्कुल पहले उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं बच्चों को लेके आऊंगा, क्योंकि इसकी जो इनकी क्या परवरिश है वो हमारे जिम्मे है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसने कुछ ना किया। अब जब छुट्टियां खत्म हुई, मैं 7वीं जमात में था, छुट्टियां खत्म हुई, तो फादर एंड्रू दरियास जो थे, उन्होंने मुझे सारा पूछा। मैंने उनको सब बताया। तो वो कहने लगे कि अब क्या करें। मैंने कहा जी मैं अपनी माँ के पास नहीं रहना चाहता, मैं वहां नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को हमें अपने पास स्कूल में एक कमरा दे दिया, और हमारे कपड़े, खाना पीना सब कुछ हमारा, he started looking after us। और उनका जो है वो आना हमारी जिंदगी में, ये उसके बाद हमारी एक नई जिंदगी शुरू हुई। फिर वो है सारा चर्च के साथ और इबादत और मास, और ये उसमें बिल्कुल मैं घुल मिल गया। और 7वीं से मैंने लातीनी पढ़नी शुरू की थी। मैट्रिक में मैंने लातीनी का इम्तिहान दिया था, और यही सोचा जाता था कि फादर समझते थे कि ये सेमिनरी जाएगा। तो फादर एंड्रू का एक दोस्त था, अमेरिकन काउंसलेट जनरल था वो जी। तो वो हर संडे मास के लिए आता था।
तो उसने, वो फादर का घर भी आता था, खाना भी वहाँ खाते थे कभी, तो उसने कहा कि नहीं, इसको प्रीस्ट ना बनाना, तो इसको जाया कर देगा। ये मुझे फादर एंड्रू ने बताया था कि इसको सेमिनरी ना भेजना, ये जाया हो जाएगा। और फादर एंड्रू ने मुझे बड़ा हंस के कहा कि मिस्टर कोरी कहते हैं कि तुझे प्रीस्ट नहीं बनना चाहिए, तो ठीक है, तू क्या चाहता? मैंने कहा जी मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सोचा। मैं पढ़ाई में अच्छा था, खेलों में अच्छा था, और ऑलराउंडर स्कॉलर मैं डिक्लेयर हुआ अपने स्कूल का, और बेस्ट स्पोर्ट्समैन, और मैट्रिक में भी मैं फर्स्ट आया, जो बोर्ड का इम्तिहान है उसमें, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे उसी बेसिस पे दाखिला मिला अपने मार्क्स पे। तो मतलब वो किसी की मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। बहरहाल ये हुआ सब कुछ, फादर एंड्रू ने मुझ पे छोड़ा कि तू जो करना। और उस वक्त चूंकि बड़ा जोर था साइंस का कि साइंस होनी चाहिए और ये वो, मैंने भी साइंस ले ली, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे साइंस नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे लिटरेचर लेना चाहिए था, और सोशियोलॉजी वगैरह, साइकोलॉजी कुछ है। एनीवे, वो बातें भी अब मुझे समझ आती हैं कि वो भी बेकार थी, क्योंकि मुझे तो किसी और मकसद के लिए, ये सारी जो कहानी है मेरी, ये कहानी आम इंसान के लिए नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं है कि वो बाद में कहीं अफसर लग जाए और बस वहां पे बैठ जाए। और ये कहानी खास मकसद के लिए किसी को तैयार किया गया। आपने जैसे कहा कि मैं लोगों में मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, यही तैयारी थी मेरी। ये अब मेरा बचपन, जब मैं उसे जोड़ता हूँ ना अपनी इस जिंदगी से, तो मुझे अब समझ आती है। अगर मैं पेनफुल ना, लेकिन जब तक आप पेन से गुजरते नहीं, आप जो रियल है, जो विजडम है, उसको समझ नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? तो ये जो सब कुछ था, मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और मैं इस कदर फेलियर हुआ अपनी तालीम में, कॉलेज में जाके, कि आप हैरान होंगे। एफएससी में मुझे 3rd डिवीजन मिली, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया, और मैं तो समझा कि ये सब क्या है। और वो ठीक था, इसलिए कि मैं बेचैन था अंदर, कभी भी मुझे चैन नहीं था, मुझे सुकून नहीं था, मैं बेचैन रहता था। मैं खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और बहुत अच्छा खेलता था बास्केटबॉल। लोग जानते हैं कि मैं कैसा खेल, मेरे पास काफी कलर्स थे, पंजाब का भी, यूनिवर्सिटी का भी, ब्रदर्स क्लब में मैं खेलता था, वो पाकिस्तान की बेहतरीन क्लब थी। और जाहिर है गवर्नमेंट कॉलेज का मैं 2 दफा कैप्टन रहा, और मेरे होते हुए 2 दफा हमने टूर्नामेंट्स जीते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज ने अपनी हिस्ट्री में नहीं कभी जीते थे बास्केटबॉल के। ये चीजें सारी अपनी जगह, और मैं पढ़ाई में इस कदर नालायक रहा वहां पे, लेकिन और चीजें मैं पढ़ता था, और मेरे अपने जब मुशाहदात थे जिंदगी के, जो मेरी तकलीफें थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन जो एकेडमिक जो मेरा करियर था, वो टोटली डिजास्टर था। लेकिन फिर बाद में मैंने अपने आप को फिर संभाला, फिर मैंने बीए किया, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में बीबीए किया, अलहदा एक सब्जेक्ट लेके, और फिर मैंने आपको पता, फिर मैंने अलहदा ट्रेनिंग्स वगैरह की फिलीपींस जाके, वो सारा वो अलग कहानी, आपसे मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा, अब इन सारी बातों में जो एक चीज है जो बड़ी खास है, वो ये है कि देखें, इंसान की जिंदगी जो है, हम दोनों भाई बड़े ही एक ऐसे अजीब व गरीब हमें सारी चीजें मुहैया थी। हमारे पास बड़ी मॉडर्न किस्म की 2 साइकिलें थी, जो फादर साहब ने हमारे अपनी बहन से मंगवाई थी बेल्जियम से, और वो हम बड़ी ठाट से, और हम जीन्स मैं पहना करता था, मैं और मेरा भाई, और जीन्स हम उस वक्त पहनते थे जब लाहौर में किसी को पता नहीं था कि जीन्स क्या होती, और हम वो जीन्स हम पहनते थे, किस्म के हमने ट्रेंड सेट किया था। हाँ,
और बड़े ठाठ से हम जिंदगी गुजारते थे, बड़ा रोब था। और मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता था, स्पोर्ट्स भी करता था, पढ़ाई भी करता था, लेकिन पढ़ाई मैंने उस तरीके से नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं वो कर लेता, जैसे कि मेरा प्रोग्राम था केमिकल इंजीनियरिंग करने का, और मैं केमिकल टेक्नोलॉजी की वो यूनिवर्सिटी में चला जाता, डिग्री ले लेता, तो मैंने किसी फैक्ट्री में अपने आप को या इधर अमेरिका कहीं आके खत्म कर देना था, कॉर्पोरेट दुनिया में चले जाना, तो बस कमाओ, ठीक है। वो जो चीज थी ना, जिसके लिए खुदा ने मुझे ये सारा ये ठेडे लगवाए थे, ये जो इतनी मेरी मत मारी थी, वो तो उसने अपने खास मकसद के लिए तैयार किया। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप दुआ करते थे तो खुदा ने आपकी सुनी। देखिए, ये बात अब मैं आज को आपको समझाऊं, मैं खुदा सुनता है जी, खुदा देखता है। आपका क्या ख्याल है? इस्राएली 40 साल तक धक्के खाते रहे, वो दुआएं भी करते थे ना, उनको तो 40 साल के बाद उनको वो मुल्क कनान में वो जा सके ना। मेरा भी तो एक वक्त था, उस दौरान मेरी दुआएं सुनी गई, वक्फे एक सुनी गई जब मुझे वो गड़ी शाह वो ले गए खूंटियां बनाने वाले के पास, मैं समझा हाँ कि ये मेरी निजात है। मैं समझा कि फिर फूफी लेके गई, वो भी मैं फिर तीसरी दफा जो हुआ है वो भी सुनी गई, और उसमें फिर मैंने खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। मैंने खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। जैसे वो इस्राएली बुत बना लेते थे और पूजा शुरू कर देते, मैंने अपने भी बुत बना लिए और अपने आप को खराब किया, अपनी पढ़ाई को। और ये खराब करना जो था, यही असल में मेरी कामयाबी का एक था राज, जो मुझे इस तरफ लेके आया। मुझ में बुनियादी सलाहियतें तो थी, लेकिन जो तालीम थी वो मैं समझता हूँ कि शायद वो मैं हासिल कर भी लेता तो मेरी जो बुनियादी सलाहियतों पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। उनकी तरक्की के लिए या उनकी जिला के लिए, उनको बढ़ाने के लिए मुझे दुनिया में रह के ही कुछ और तकलीफें उठाना थी। अब क्या होता है, 66 में फादर एंड्रू चले जाते हैं, ही वेंट बैक, वापस चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को बुला लूंगा, और उन्होंने किया। हमें उन्होंने स्कॉलरशिप दिलवाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिल से, फ्रांस की, और हम दोनों भाई जनाब, हमने सोचा कि बस अब तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो हम निकल के हम देखें अब हम यूरोप जाते हैं। हम यूरोप जाते हैं, और वो हमारी फ्लाइट्स भी अजीब थी। यहाँ से हम इटली गए, इटली से हमें उन्होंने एक फ्लाइट पे बिठाया, वो इटालियन एयरलाइन ही थी उसने, और जो फ्लाइट हमने लिख के फादर साहब को भेजी थी, जो उनको टेलीग्राम दी थी, वो टेलीग्राम भी उनको नहीं मिली, वो हमें बाद में पता लगा। और हम इस्तांबुल हम पहुंचे, वहां से हमें एक नई फ्लाइट उन्होंने दी और हमें पेरिस पहुंचाया। पेरिस के रात 11:15 बजे। तो फादर को तो, और फादर जो रहते थे वो एक गांव था, बियोल उसका नाम था, नॉर्थ में, वो नॉर्थ ऑफ फ्रांस में था, लिल के पास, और वो बहुत दूर था। और वहां पे उनको तो पता नहीं, वो टेलीग्राम तो मिली नहीं। हम वहां, हमें नहीं पता, हम तो यही समझते थे कि फादर साहब वहां होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम जब बालकनी में आए, जब हम मुसाफिर नीचे जा रहे थे, तो हमने देखा फादर साहब नीचे खड़े। हम बड़े खुश हुए, और फादर साहब सर को हाथ मार कहते, तुम कैसे आ गए? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने कहा जी हमने तो आपको भेजा। कहता मैं तो यहाँ पे एक अमेरिकन फैमिली, मेरे दोस्त है, मैं उनको लेने आया हूं। ये खुदा के फरिश्ते साथ साथ फिर रहे हैं आपके। कैसी अजीब बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक खौफनाक बात भी है और एक अजीब, ये है मुजज़ा असल। और ये वो इलामतें हैं या सबूत हैं
कि मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है। अभी भी ये अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे देखें क्या होता है। खैर, हम वो रात हमने पेरिस में गुजारी, और जैसे वहां पे है भूख हमें लगी थी, तो फादर साहब ने हमें वो सैंडविच लेके दी। उनकी जो बैगेट होती, जो फ्रेंच ब्रेड होती, उसमें उन्होंने वो रख के कुछ मीट वगैरह और सैलेड के साथ वो दिए, वो हमने खाई बड़ा। और वहीं पे हम फिरते रहे। फिर रात को एक छोटे से होटल में हमने रात गुजारी। सुबह फिर हम ट्रेन पे वी वेंट बैक टू बयोल। अब वहां पहुंचे हुए गांव था, और वो फादर जी का अबाई गांव के पास ही उनका गांव था। और उनका एक बड़ा एक दोस्त था वहां पे, उसकी दुकान थी ये इसकी गारमेंट्स की, और वो ड्रेपर भी था। तो वो उनके पास फौरन में लेके कि मैं इनको लेके आया, तो कहने लगे ठीक है, बड़ा अच्छा है जी। अब वो सब फ्रेंच बोलते थे। अब वो जो जमाना था वो भी एक अजीब व गरीब था। अब एक बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक, जिसे कहना चाहिए कि अजीब सा एक वो पहलू है, और मैं सोचता हूँ कि उसकी जरूरत थी। खुदा ने जो ये सब कुछ, ये इतना कुछ बनाया, इन तमाम चीजों में मेरे फैसले थे, लेकिन मर्जी खुदा की थी। ये अजीब बात है ना। फैसला, हालांकि जो फैसला इंसान करता है मर्जी उसी की होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मेरे फैसले थे ना, ये, अब देखिए हम यूरोप आते हैं, हम फादर को पता भी नहीं कि हम आ रहे हैं, और वो जिनको लेने आए हैं उन्होंने अमेरिका से आना था, और हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, और हम मिल रहे हैं और वो आए नहीं। कैसा इत्तेफाक है। इत्तेफाक मैं अब वहां जब मैं पहुंचा हूं, जब मैं स्कूल में था, तो मैं एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। 9वीं में था, और बस उससे प्यार हुआ और उसी से प्यार हुआ, और सारी जिंदगी उसी से प्यार किया है। आज भी मैं उसी के साथ रहता हूँ, वो मेरी बीवी है। अच्छा। 1959 में उससे प्यार हुआ, और 1972 में। अब मैं जब 1959 में प्यार हुआ, हमें उसके जो वालदा थी हमें मिलने नहीं देती थी, बड़ी सख्ती थी, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मिल सकते थे। हम खत लिखते थे एक दूसरे को, किसी ना किसी तरह पहुंचाते थे, लेकिन मिल नहीं सकते थे। खैर, हम आए, जब हम अलहदा हुए, लेकिन मैं इतना बेचैन हुआ आके, तो मुझे लगा कि जैसे मैं तो मर जाऊंगा, ये जिंदगी मेरी नहीं है, यहाँ मैं नहीं रह सकता। 10 दिन के बाद मैंने फादर एंड्रू को कहा कि फादर साहब, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उनका रंग सुर्ख हो गया, जैसे आपको पता है जो यूरोपियन जब होता है, सुर्ख हो गया उनका रंग। वो कुछ नहीं बोले। उनकी कजन रहती थी वहां से थोड़ी दूर, फौरन वो निकल गए, और थोड़ी देर के बाद वापस आए और टिकट लेके आए। कहते कल सुबह हम तुझे ब्रसल्स ले जाएंगे एंड यू टेक योर फ्लाइट। और वो जी ले गए मुझे ब्रसल्स। जब मैं एस्केलेटर चढ़ रहा था, तो मैंने जब मुड़ के देखा तो फादर रो रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया कि तू इस तरह छोड़ के जा रहा। तो मेरे छोटे भाई ने उनको पकड़ लिया, उनका फादर दफा करो इसको, ऐसे उसने कहा दफा करो, जाने दो इसको, आप चलो। और उनको वो लेके तो आ गया। मैं आ गया पाकिस्तान। मेरे पास 50 रुपए थे कराची जब मैं उतरा। वहां से मैंने ट्रेन ली, और ट्रेन लेके मैं लाहौर पहुंचा हूं, और लाहौर पहुंच के मैं सीधा जो मेरी फियांसे थी, हाँ, जाने से पहले मैंने उसके साथ मंगनी, इतना उन्होंने किया कि मेरी मंगनी उन्होंने कर ली, मेरी मंगनी हो गई। सीधा मैं उनके पास आया, और वो बड़े परेशान कि ये तूने क्या किया, 10 दिन भी पूरे नहीं गुजारे। और मेरे दोस्त जो मुझे चढ़ा के गए थे, और वो सारे कॉलेज के मेरे अपने क्लास फेलोज, और ये वो अलग सर पकड़ के बैठे कि ये तूने क्या किया, तो 10 दिनों में आ गया।
एनीवे वो दिन बड़े अजीब थे। मेरा एक दोस्त, दो दोस्त मेरे, दोनों आर्मी में थे, दोनों फुल लेफ्टिनेंट थे। 16 बलूच उनकी रेजिमेंट थी। तो मुझे वो कहने लगा कि तू आजा हमारे साथ रहे मैस में। वो मुझे मेरा जो बैग था लेके तो मैं उनके पास चला गया। एक साल मेरे ख्याल 1 घंटा हो गया। हाँ बस रोक लो। यहीं से